एपिसोड के शुरुआत में हम द ड्रीमर को देखते हैं जो कह रही होती है यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोग सिक्स अवेकनिंग के हैं। ये काम थोड़ा ज्यादा ही हो रहा है। तभी मार्शल गॉड द ड्रीमर से कहते हैं कि जो भी किंग के टाइटल से कम वाले रैंक के पर्सन हैं उनके मेमोरी को इरेज कर दो और बाकी तुम 1 साल के लिए वापस सो सकती हो। तो हम द ड्रीमर को देखते हैं, वो भी एक्साइटेड होते हुए कहती है कि ये अच्छा डील है। और फिर द ड्रीमर कहती है कि नाइट वॉच का कमांडर वाला काम बहुत ज्यादा परेशानी वाला है, तुम उसे किसी और को दे दो, मैं सिर्फ सोना चाहती हूँ, मैं बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ। तो मार्शल गॉड कहते हैं कि ठीक है, इसके बारे में मैं बाद में सोचूंगा, लेकिन अभी जो मामला है उसे पहले निपटा लो। तो हम देखते हैं कि द ड्रीमर चुटकी बजाती है और वहाँ पे बहुत ज्यादा बटरफ्लाईज आने लगती है और हम देखते हैं कि वो सारी तितलियां सारे लोगों के पास चली जाती है और उन्हें सपने दिखाते हुए लिटिल लाइन के सारे मेमोरीज को मिटा देती है। और हम देखते हैं कि सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे सो जाते हैं। तो हम यून और ओल्ड मास्टर को देखते हैं। यून ओल्ड मास्टर से पूछती है कि मार्शल गॉड और द ड्रीमर ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो ओल्ड मास्टर कहते हैं कि एमसी को बचाने और द जिया में डिजास्टर आने से बचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि द ग्रेट जिया अब उतना स्टेबल नहीं रहा। और फिर ओल्ड मास्टर बताते हैं कि 8 फॉरबिडन जोन के अलावा भी वहाँ पे और कुछ है और वहाँ पे 3 ऐसे नेस्ट हैं जिनमें बहुत सारी ऐसी जातियां रहती है जो हमें भूखी नजरों से देखते हैं और वहाँ पे आंतरिक संकट है एंशिएंट गॉड चर्च में। तो यून कहती है कि मैं समझती हूँ और फिर हमें दिखाया जाता है कि द ड्रीमर के बटरफ्लाईज के वजह से एमसी भी सो रहा होता है। तो इसका मतलब क्या है कि एमसी अपने ही इंसेक्ट्स के बारे में भूल जाएगा। तो चलो देखते हैं कि आगे क्या होता है। तब तक जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। तो यून एमसी को देखते हुए पूछती है कि लेकिन जूनियर ब्रदर की मेमोरी को क्यों सील किया जा रहा है। तो द ड्रीमर कहती है कि ये किसी के भी मेमोरी को सील नहीं करता है, बल्कि ये उसके सोल पावर को बढ़ाता है ताकि हत्या को ज्यादा देर तक रोका जा सके। आखिरकार उसकी कल्टीवेशन में कमी है और उसके सोल का सोर्स भी कमजोर है। तो यून कहती है अच्छा ऐसा है, लेकिन तभी द ड्रीमर कुछ देखकर हैरान हो जाती है और वो एमसी को देखते हुए कहती है कि ये लड़का। और द ड्रीमर सोच रही होती है कि क्या एमसी मेरी एबिलिटी से इम्यून है। द ड्रीमर गुस्सा होते हुए एमसी की तरफ आ रही होती है और सोच रही होती है कि क्या एमसी वहाँ पर सोने का नाटक कर रहा है, ये तो परेशान करने वाला है। और हम एमसी को देखते हैं जो सोच रहा होता है कि अभी अभी एक एनर्जी आई जिसके वजह से सारे लोग सोने की कोशिश करने लगे, लेकिन उस पेड़ की वजह से वो एनर्जी रिफ्लेक्ट हो गई। और गाइस यहाँ पे ट्री ऑफ ऑल थिंग की बात हो रही है, तो ऐसा वैसा पेड़ मत सोच लेना। और फिर एमसी सोच रहा होता है कि किंग के टाइटल के नीचे वाले सारे लोग सो गए तो मुझे भी उनके साथ खेलना चाहिए ताकि द ड्रीमर को कुछ सम्मान मिल सके। आखिरकार वो अंकल जी से बड़ी है, तो एमसी सीधे सीधे यहाँ पर द ड्रीमर की ले रहा है। तभी हमें 9 विंग्स यानी कि लिटिल लाइन को दिखाया जाता है जो कि उदास होती है और वो कह रही होती है कि मेरे ज्यादातर बच्चे मारे गए। तो एमसी लिटिल लाइन से माफी मांगते हुए कह रहा होता है कि ये सब मेरी गलती है। तभी लिटिल लाइन अचानक से हंसने लगती है और एमसी से कहती है कि लिटिल लाइन अब 30th लेवल तक पहुंच चुकी है, तब वो फिर से रिप्रोडक्शन कर सकती है। हम एमसी को देखते हैं जो शौक होते हुए कहता है कि इसका मूड तो बहुत जल्दी स्विच हो गया। तभी द ड्रीमर एमसी से कहती है कि छोटे दिखावा करना बंद करो, मैं जानती हूँ कि तुम नाटक कर रहे हो। और फिर द ड्रीमर गुस्सा होते हुए एमसी से कहती है कि आप जाग भी जाओ। तभी हम देखते हैं कि एमसी भी जाग जाता है और एमसी द ड्रीमर को बहन करके बुलाता है। तो हम द ड्रीमर को देखते हैं जो एमसी की बात को सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और मार्शल गॉड से कहता है कि देखा तुमने, एमसी ने मुझे सिस्टर कहा। तो मार्शल गॉड कहते हैं कि अच्छा है, वो अभी 800 साल ओल्ड हो चुकी है लेकिन अभी भी वो लड़कियों की तरह है। मैं कुछ कहना चाहता हूँ लेकिन मैं खुद को रोक लूंगा, नहीं तो वो पागल हो जाएगी। तो हम द ड्रीमर को देखते हैं जो एमसी के मुंह को पकड़ लेती है और कहती है एमसी ठीक है, तुम्हारे इस सिस्टर ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है। तो हम एमसी को देखते हैं जो घबराते हुए कहता है कि मैं हिल नहीं सकता। तभी द ड्रीमर वहां से जाने लगती है और एमसी से कहती है कि तुम्हारी सोल बहुत स्ट्रांग लग रही है, तो द ड्रीमर इसे और स्ट्रांग नहीं करेगी। और द ड्रीमर जाते हुए एमसी को एक रिंग देते हुए जाती है
जो एमसी को कर्स अटैक और सोल अटैक से प्रोटेक्ट करेगा। और द ड्रीमर जाते हुए कहती है कि इसे सिस्टर के वेलकम गिफ्ट के तौर पर कंसीडर करो, और तुम्हारी सिस्टर फिर से सोने जा रही है तो अपने ड्रीम्स में सिस्टर से मिलने जरूर आना। और फिर द ड्रीमर उस डायमेंशन पोर्टल के अंदर चली जाती है। तो हम एमसी को देखते हैं जो यून से कह रहा होता है, क्या सिर्फ इसलिए कि मैंने उसे सिस्टर कहा, अब मैं द ग्रेट ड्रीमर का छोटा भाई बन चुका हूँ। तो यून एमसी से कहती है कि अगर मैं दौड़ के जाऊं और उसे फिर से बहन कहूँ तो क्या ये काम करेगा। तभी सीन चेंज होता है और हम मार्शल गॉड को देखते हैं। मार्शल गॉड एमसी से कहते हैं कि आज से 10 दिन बाद हेवन द्वारा चुना गया टूर्नामेंट होने वाला है, और अगर एमसी तुम इसमें बिना लिटिल नाइन का यूज किए हुए फर्स्ट पोजीशन हासिल करते हो तो तुम खुद को नेशनल रिसोर्सेस के लिए साबित कर दोगे। और फिर मार्शल गॉड कहता है कि अब नया एरा आ रहा है जिसमें कि बहुत सारे पावरफुल लोग हैं, तो अब तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। तो हम एमसी को देखते हैं जो कहता है थैंक यू, मैं समझ गया। तो हम मार्शल गॉड को देखते हैं जो एमसी से कहता है कि मुझे थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने ये सब खुद ही कमाया है। और फिर हम स्वॉर्ड गॉड को देखते हैं जो फिर से डायमेंशन पोर्टल को ओपन करता है और मार्शल गॉड से कहता है कि ठीक है, मैंने अब अपना मजा ले लिया है, अब मैं यांग तेज के उस ब्लैक ड्रैगन से निपटने जा रहा हूँ। तभी एमसी के पीछे 3 लोग आते हैं और वो 3 लोग तांग के फादर, लुओ के फादर और हांगयू के ग्रैंडफादर होते हैं। तभी तांग के फादर कहते हैं कि एमसी तुम्हारी आंटी तांग की भतीजी है तांगिन, तो क्या तुम उससे शादी कर कर सब कुछ अपने परिवार में ही रखना चाहते हो। तो लुओ के फादर कहते हैं कि तुम देर से आए हो, हमारा मुख्य 3 रास्ता हमारी पत्नी है, तो अगर एमसी मेरी बेटी से शादी करेगा तो हम उसे अपनी पूरी प्रॉपर्टी का 20% दे सकते हैं। हांग्यू के ग्रैंडफादर कहते हैं कि तुम दोनों की तो अभी कुंडली भी नहीं मिलती है, इसीलिए सब लोग पीछे हट जाओ। मेरी हांग्यू तो पहले से ही एमसी के बच्चे को लेकर चल रही है। और भाई साहब ये सब सुनकर तो एमसी सचमुच में बहुत ज्यादा शौक हो गया होता है। गाइस मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, बच्चे को लेकर चल रही है इसका मतलब ये है कि हांग्यू प्रेग्नेंट है ना कि कुछ और, तो गलत मत समझना। और असल में हांग्यू प्रेग्नेंट भी नहीं है, ये उसके ग्रैंडफादर एमसी से शादी करवाने के लिए झूठ कह रहे हैं। तभी हम यून को देखते हैं। यून मास्टर से पूछती है कि मास्टर क्या आपको लगता है कि अभी भी मेरे पास मौका है। तभी मास्टर यून के सर पर पंच करते हुए कहते हैं तुम्हें 0 मिलता है, तुम्हारे पास कोई भी चांस नहीं है। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एमसी अपने कमरे का गेट लगाते हुए कहता है कि फाइनली सब लोग चले गए और अब मैं अपने रिप्रोडक्शन और सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन में ध्यान लगा सकता हूँ। और फिर एमसी लिटिल नाइन के ऊपर डिवाइन एवोल्यूशन का यूज करता है और रिप्रोडक्शन में एक्सेलरेशन लाता है। और हम लिटिल नाइन को देखते हैं, लिटिल नाइन भी ये सबसे खुश होती है और कहती है कि बच्चे पैदा करो, बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करो। और तभी एमसी के पास सिस्टम से मैसेज आता है और बताया जाता है कि एमसी के एक्सेलरेशन के वजह से 1 घंटे में रिप्रोडक्शन पूरा हो जाएगा और इस बार एमसी 5000 इंसेक्ट का रिप्रोडक्शन कर पाएगा। तो एमसी सिस्टम के मैसेज को देखते हुए कह रहा होता है कि सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो चुका है। और तभी सिस्टम से मैसेज आता है और बताया जाता है कि पता लगाया गया है कि प्रैक्टिशनर 30 लेवल तक जा चुका है और उसका कॉम्बैट रेटिंग 237 स्टार तक जा चुका है। और फिर सिस्टम से बताया जाता है कि एमसी को ट्रांसफॉर्मेशन पूरा करने के लिए कुछ क्वेस्ट को पूरा करना होगा। तभी सिस्टम के द्वारा एमसी को कुछ क्वेस्ट मिलते हैं, जिसमें पहला क्वेस्ट होता है कि एमसी को मैजिक सिटी के स्काई टावर में जाना होता है। एमसी का क्वेस्ट ये होता है कि मैजिक सिटी के स्काई टावर को एमसी को क्लियर करना होता है और उसकी 50 लेवल तक के सारे बॉस मॉन्स्टर को डिफीट करना होता है। और एमसी को अकेले ही स्काई टावर में एंटर करना है और एमसी का टाइम लिमिट 1 दिन का होता है। तो हम एमसी को देखते हैं जो सोच रहा होता है कि आज रात में बिलियंस ऑफ डॉलर के इक्विपमेंट्स बेच दूंगा और उन सभी पैसों को मैं बीस्ट के ब्लड में बदल दूंगा। और गाइस यहाँ पे कोई मैजिक नहीं हो रहा है, तो एमसी बदलेगा नहीं बल्कि उन डॉलर का यूज करके बीस्ट ब्लड को बाय करेगा और अपने इंसेक्ट्स को इवॉल्व करेगा। तो एमसी कहता है कि इससे मुझे सेकेंड जनरेशन शुरू करने में मदद मिलेगी। फिर एमसी सोच रहा होता है कि तू कल सुबह
मैजिक सिटी की ओर चलेंगे स्काई टावर को चैलेंज करने और लाखों लिटिल लाइन इनफ होंगे। फिर एमसी देखता है कि ट्री ऑफ एवरीथिंग में फिर से एक फ्रूट लगा होता है। तो एमसी कहता है कि ग्रैंडपा के ट्री में फिर से एक फ्रूट लगा है और एमसी उस फ्रूट को तोड़ लेता है, जिसके वजह से एमसी को एक नया स्किल मिला होता है और उस स्किल का नाम वॉइड आई होता है। और वॉइड आई का यूज होता है छिपने के लिए, किसी को भी देखने के लिए और इल्यूजन से भी बचा सकता है। और वॉइड आइज के मदद से इल्यूजन से भी बचा जा सकता है। और वॉइड आई की लिमिट्स सोल पावर के ऊपर डिपेंड करती है। और एमसी की करंट लिमिट्स 10 किलोमीटर तक है और ये एक एक्टिव स्किल है, तो इसे ज्यादा यूज करने से मेंटल एनर्जी खत्म हो सकती है। तो एमसी कहता है कि बुरा नहीं है, तो चलो एक बार कोशिश करते हैं। और एमसी वॉइड आई का यूज करते हुए तांगिन को देख रही होती है और एमसी सोच रहा होता है कि तांगिन वो बाहर क्यों है। तभी एमसी देखता है कि तांगिन एमसी के बारे में उसकी पूरे डिटेल्स को पढ़ रही होती है, जिसमें से ज्यादातर डिटेल तो तुम लोग जानते हो और अगर नहीं जानते तो वीडियो पॉज करके पढ़ लो। और एमसी ये देखकर शौक हो रहा होता है कि तांगिन एमसी के बारे में पढ़ रही है, क्योंकि ये डरने वाली बात तो है। तांगिन खुद में एक एसेसन है, बट तुम लोगों को भी पता है कि तांगिन क्यों एमसी की बायोडाटा को पढ़ रही है। और अगर नहीं पता तो कमेंट कर देना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा और वो एक्सप्लेनेशन मेरी थ्योरी होगी, ना कि इस मानवा की। तभी एमसी कहने लगता है कि बेहतर होगा कि मैं लाइट बंद कर दूं और ऐसा दिखावा करूं मैं कुछ भी नहीं देख रहा हूं और आज रात अच्छी नींद से सोऊंगा। और कल मुझे स्काई टावर में अपना सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेस्ट को भी पूरा करना है। और हम देखते हैं कि एमसी ये सब जोर से कह रहा होता है, जिसके वजह से उसके बाहर खड़ी तांगिन भी ये सब सुन रही होती है। और फिर सीन चेंज होता है और हमें दूसरे दिन स्काई टावर को दिखाया जाता है। और एमसी स्काई टावर के अंदर जाने लगता है और हमें बताया जाता है कि ये मैजिक सिटी का स्काई टावर है जो वॉर जोन के अंदर है। तभी हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कह रहे होते हैं जी जुआन, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वो मैजिक सिटी के हमारे वॉर जोन का एक गौरव है और आधे साल पहले का उसका रिकॉर्ड अभी तक कोई भी नहीं तोड़ पाया है। एक लड़का कहता है कि वो सिर्फ हमारा गौरव नहीं बल्कि वो अनटचेबल गॉडेस है। साथ ही साथ हमें वहाँ पे एक विंडो दिखाया जाता है जिसमें कि जी जुआन के कुछ टावर के फ्लोर्स क्लियर करने के टाइम रिकॉर्ड्स होते हैं, जो कि तुम लोग देख सकते हो। जी जुआन ने 10th फ्लोर को 1 मिनट 13 सेकंड में क्लियर किया था और 20वें फ्लोर को 3 मिनट में ही क्लियर कर लिया था और इसी तरह 40वें फ्लोर को 12 मिनट 15 सेकंड में क्लियर कर लिया गया था। तो हम एक लड़की को देखते हैं जो कह रही होती है कि मैंने अभी टावर ट्रायल को शुरू किया है और मैं उसकी स्पीड के 10 गुना को भी पकड़ नहीं पा रही हूँ। और 10 गुना से मेरा ये मतलब है कि वो 10% का 1% भी नहीं मैच कर पा रही है। वो लड़का फिर से कहता है कि हम भाग्यशाली है कि हम अभी तक जिंदा हैं। और गाइस तुम लोग सोचो कि उनकी बातों को सुन कौन रहा है। वो एमसी है जिसने कि अभी कुछ टाइम पहले ही एक जर्नल लेवल के पर्सन को मारा है। तो हम एमसी को देखते हैं जो सोच रहा होता है जी जुआंग द दक्षिया की सेकंड जीनियस, जो जियांग से भी ज्यादा पावरफुल है। और तुम लोगों को तो पता ही है कि तियानजाओ कैंप में जिहान का क्या हाल था, वो भी एमसी के पावर को देखकर रो रहा था। तो एमसी सोच रहा होता है कि जी जुआन अपने सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन के रिकॉर्ड के साथ पूरी जनरेशन पर हावी है और जब हेवन से चुनी हुई रैंकिंग लिस्ट आएगी तो फिर मुझे उससे मिलना होगा। तभी एमसी के सामने एक मैजिकल सर्कल एक्टिवेट हो जाता है और टावर से बताया जाता है कि एमसी का अब टावर के अंदर एंटर करना होगा। तो एमसी कहता है कि अब मेरी बारी आ गई है तो मुझे अब एंटर करना होगा। और फिर एमसी फर्स्ट फ्लोर में एंटर करता है और एमसी फर्स्ट फ्लोर में जैसे ही एंटर करता है एमसी देखता है कि एमसी को बहुत सारे मॉन्स्टर घेर के रखे होते हैं और टावर के द्वारा बताया जाता है कि मॉन्स्टर का स्ट्रेंथ एमसी के स्ट्रेंथ के हिसाब से एडजस्ट किया जाएगा। तभी एमसी वॉइड आई का यूज करता है और एमसी उन मॉन्स्टर के स्ट्रेंथ और उसके स्टेटस के बारे में देखने लगता है। उन सभी मॉन्स्टर का लेवल 40 होता है और उनकी एचपी 7,90,000 की होती है और उनके पास 3 एबिलिटीज होती है, जिसमें कि पहला एल्फ एरो, दूसरा पॉइजन और तीसरा एल्यूजन होता है। तो उन तीनों एबिलिटीज में से 2 एबिलिटीज से तो एमसी पहले ही इम्यून हो चुका है, क्योंकि एमसी के ऊपर कोई भी पॉइजन काम नहीं करता है, क्योंकि एमसी खुद ही पॉइजन डीमन है। और बात रहेगी इल्यूजन का, तो वॉइड आई इल्यूजन को भी अवॉइड कर देती है और उन मॉन्स्टर्स का कॉम्बैट रेटिंग 42 स्टार का होता है। तो हम एमसी को देखते हैं जो
लिटिल नाइन और अपने इंसेक्ट्स को बाहर निकालते हुए कहता है ये सिर्फ फर्स्ट फ्लोर है, लेकिन मॉन्स्टर का लेवल पहले से ही बढ़ चुका है और इनकी कॉम्बैट रेटिंग कम हो चुकी है और फ्लोर 50 तक क्या लेवल 90 के मॉन्स्टर नहीं होंगे। तो एमसी कहता है कि इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है कि जी जैंग जैसी जीनियस भी अभी तक सिर्फ 40 लेवल तक ही क्लियर कर सकी है। ये मुश्किल है, लेकिन ये सभी मेरे इंसेक्ट्स के मीट की तरह है। और फिर एमसी अपने सारे इंसेक्ट और लिटिल नाइन से भी इन सभी को खाने के लिए कह देता है। तो लिटिल नाइन कहती है ठीक है मास्टर, लिटिल नाइन सबको खा लेगी। तो एमसी लिटिल नाइन से कहता है कि सब्र करो, ये सब स्वादिष्ट नहीं है, बाद में तुम सबको तुम्हारे फादर जरूर कुछ अच्छा खिलाएंगे। ये क्या हो रहा है? एमसी खुद ही अपने इंसेक्ट्स को, इन सारे मॉन्स्टर्स को खाने से मना कर रहा है। तो फिर एमसी इस फर्स्ट फ्लोर को कैसे क्लियर करेगा? ये जानने के लिए वीडियो को पूरा देखो और सीरीज को आगे देखते रहो। अब बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे न्यू कैरेक्टर्स भी इस सीरीज में आने वाला है, जो इस सीरीज के इंटरेस्ट लेवल को अब और भी बढ़ा देगा। और फिर सीन चेंज होता है और हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जो पता नहीं कहाँ लेकिन बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है। और ये पर्सन द ग्रेट जिया का टॉप टैलेंट पर्सन है और इसका नाम इंग जियांग होता है। साले सबका नाम जियांग ही है, अगर शॉर्ट में करो भी तो किसके करूँ समझ में ही नहीं आ रहा। तभी इंग जियांग के पास एक पर्सन आता है और उससे कहता है कि ये लेटेस्ट इंटेल है, तो इस पर ध्यान देना। और लिटिल इंटेल्स का मतलब है कि वो किसी तरह का जानकारी लाया है जिसे देखने के लिए कह रहा है। तभी इंग जियांग कहता है कि अंकल फैंग, मुझे जियांग और जी जियान के बारे में जानकारी देने की कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि वो गॉड लेवल पर भी चले जाए, फिर भी देवताओं के बीच एक बड़ा अंतर होगा। तो अंकल फैंग कहते हैं कि इस बार ये उनके बारे में नहीं है, ये अंकल जी के नए स्टूडेंट के बारे में है, ये ओल्ड मास्टर के नए डिसाइपल के बारे में है, एमसी के बारे में जो गॉड लेवल का स्पिरिट ट्रेनर है। तो जियांग कहता है कि अंकल फैंग, क्या आप मजाक कर रहे हैं? मुझे लाइफ ओरिएंटेड प्रोफेशंस के बारे में क्यों चिंता करना चाहिए? तो अंकल फैंग इन जियांग से कहते हैं कि उसने जियाओ बेंताई को मार डाला और यहाँ तक कि नेशनल गार्डियन के सामने खड़ा होकर भी वो बच गया। तभी हम देखते हैं कि ये सुनकर यिन जियान भी खड़ा हो जाता है। और गाइस, हमारा एमसी का ऐसा ही होता है, वो जिसके बारे में भी सुनता है, मतलब जो भी एमसी के बारे में सुनता है वो शौकी हो जाता है और लड़कियां तो एमसी के ऊपर मरने लगती है। तभी हम इंजियान को देखते हैं जो एमसी के डिटेल्स को ले लेता है और वो देखने लगता है और कहता है कि वो ऐसा है। और हमें तभी दिखाया जाता है कि इंजियान के पीछे एक बहुत ही बड़ा स्नेक आ जाता है और इंजियान कहता है 9 विस्मा विंग्स, कातियांस के 4 मोर पावर, कातियांस के 4 स्ट्राइक, 8 रैंक के नेशनल गार्डियन, वॉर गॉड, जिसे हम दूसरे नामों से भी जानते हैं, जिसका नाम मार्शल गॉड है। तो वॉर गॉड या मार्शल गॉड कहूँ तो समझ लेना। तो ये इंजियान कहता है ये इंटरेस्टिंग है। और तभी इंजियांग निराश होते हुए कहता है कि ये अफसोस की बात है कि एमसी उस टूर्नामेंट में लिटिल नाइन का उपयोग नहीं कर पाएगा, अन्यथा ये चीज जो थोड़ा रोमांचक बन सकता था वो अब नहीं होगा। तभी सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि जी जुआन अपनी आंखों में पट्टी बांधकर एरो की प्रैक्टिस कर रही होती है और जी जुआन अपने सामने सारे रोबोटिक मॉन्स्टर्स को मार रही होती है। हम दो लोगों को देखते हैं जो जी जुआन के फाइट को देखकर कह रहे होते हैं कि मिस तो सचमुच में अविश्वसनीय है, वो एक टॉप लेवल के ग्रैंड मास्टर के लेवल तक पहुंच चुकी है। तो दूसरा पर्सन कहता है ग्रैंड मास्टर, ओल्डली आप उसे कम आंक रहे हैं। जियांग जो कि दक्षिया के टॉप 3 टैलेंट में आता है, जियांग के पास 5वें रैंक वाले पर्सन के खिलाफ फाइट करने का रिकॉर्ड भी है और हमारी मिस को ऊंचा रैंक दिया गया है, इसीलिए वो कम से कम 5वीं रैंक पर तो है। और मिस लॉन्ग रेंज के फाइट में बहुत ज्यादा हावी होती है और अब वो जियांग से निपटने के लिए क्लोज फाइट की ट्रेनिंग ले रही है। तो दूसरा पर्सन कहता है कि जियांग मिस के सामने कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि कैपिटल के इंजैंग भी मिस का मुकाबला नहीं कर सकते। और कैपिटल का इंजैंग से मतलब वही है जो अभी पर्सन दिखाया गया था, जो एमसी के बारे में सुन के शौक हो रहा था। तभी वहाँ पे और एक पर्सन आ जाता है और वो जी जुआन से कहता है अब थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए। और गाइस, तुम्हें जी जुआन थोड़ा लड़कों वाला नाम लग रहा होगा, मुझे भी
ऐसा लगता है कि मैं नाम थोड़ा गलत दे रहा हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं गाइस, इनका नाम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, प्रोनाउंस करने में ऐसे ही बहुत प्रॉब्लम होता है। और अब बहुत सारे कैरेक्टर्स का नाम लेकर इस मानवा को रीड करना हो रहा है, तो नाम लेने में थोड़ा गलती हो सकता है गाइस। अभी हम देखते हैं कि जो दो लोग जीजुआन को देखकर बात कर रहे होते हैं, वो दोनों उस पर्सन को ग्रीट करते हैं और कहते हैं कि वो सुप्रीम कमांडर है डीमन कैपिटल का और उसका नाम जी होंग इन होता है। तो हम जीजुआन को देखते हैं जो सुप्रीम कमांडर को फादर कहती है, मतलब कि सुप्रीम कमांडर जीजुआन के फादर है। और फिर जीजुआन अपनी फादर की तरफ जाने लगती है तो उसके फादर कहते हैं कि खुद को इतना ज्यादा पुश क्यों कर रही हो, तुम पहले से ही रैंकिंग लिस्ट पे फर्स्ट पोजीशन पर हो, तुम्हें मुझसे सीखना चाहिए और जब भी पॉसिबल हो तुम्हें दिमाग से काम लेना चाहिए। तो हम जीजुआन को देखते हैं जो अजीब सा फेस बनाते हुए कहती है, क्या सचमुच में आप भी ऐसा मानते हैं? आप 30 सालों से आसानी से काम कर ले रहे हैं और वॉर जोन के डीमन सिटी के सुप्रीम कमांडर भी हैं, जिससे कि आप ग्रेट दक्षिया के चौथे किंग बन चुके हैं, आप इसे आसानी से काम लेना कहेंगे? तो उसके फादर जीजुआन को एक फोन देते हुए कहते हैं, ठीक है मैं जहाँ हूँ वहाँ तक जाने के लिए मैंने काफी ज्यादा मेहनत किया है, लेकिन मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा और मैंने तुम्हें उन टॉप टैलेंट के बारे में जानकारी दी है, ध्यान से देखो, जो तुम्हें चाहिए था ये वही है और इसमें एमसी की इंफॉर्मेशन को और भी ज्यादा ध्यान से देखना। तो हम देखते हैं कि जीजुआन उन सारे लोगों की टैलेंट्स के बारे में देखने लगती है। तो उसके फादर उससे पूछते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कोई चांस है? तो जीजुआन कहता है कि वो एमसी वो तो पावरफुल है और बहुत अजीब भी है, क्या वो जीजैंग से भी ज्यादा ताकतवर हो सकता है? तो उसके फादर कहते हैं, हाँ वो लड़का सचमुच में परेशान करने वाला है। और फिर वो बताते हैं कि स्वॉर्ड गॉड जो 100 साल से भी ज्यादा उम्र के हैं लेकिन वो अभी भी जवान दिखते हैं, यहाँ तक कि तुम्हारे ग्रैंडपा ने भी मुझे संदेशा भेजकर चेतावनी दी है, टैलेंट टूर्नामेंट में उसके आसपास भी जाने से सावधान रहना। तो जीजुआन कहती है कि फादर मैं कांगथियान टावर में जाने की प्लान बना रही हूँ और अगर मैं लेवल 50 तक पहुँच गई तो मेरी फर्स्ट पोजीशन लाने की संभावना और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो उसके फादर कहते हैं, ओ मेरी प्यारी बेटी, क्या तुम इतनी ज्यादा प्रैक्टिस से थक नहीं गई हो? तभी जीजुआन के पास एक पर्सन आता है और वो कहता है कि मिस आपके 10th फ्लोर का रिकॉर्ड एमसी द्वारा तोड़ दिया गया है। तो जीजुआन कहती है कि मुझे लगता है कि उस टाइम मेरा रिकॉर्ड 1 मिनट 13 सेकंड का था, तो उसने इसे कितने मिनट में क्लियर किया? 1 मिनट 11 सेकंड या 1 मिनट 10 सेकंड? तो वो पर्सन कहता है कि एमसी ने उसे सिर्फ 37 सेकंड में ही क्लियर कर लिया। तो हम जीजुआन को देखते हैं जो ये सुनकर बहुत ज्यादा शौक हो गई होती है और वो कहती है कि इम्पॉसिबल, मेरे हिसाब से तो किसी भी पर्सन को वो फ्लोर क्लियर करने में कम से कम 1 मिनट का समय तो लगेगा ही। तभी उस पर्सन के पास और एक नोटिफिकेशन आता है और वो बताता है कि लेटेस्ट न्यूज ये है कि एमसी ने आपके 20th फ्लोर क्लियर करने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। तो हम जीजुआन को देखते हैं जो बहुत ज्यादा शौक हो जाती है और उस पर्सन से कहती है कि हाँ ऐसा कैसे हो सकता है? और फिर जीजुआन कहती है कि क्या एमसी मुझे उकसाने की कोशिश कर रहा है? क्या वो टूर्नामेंट से पहले ही ऐसा करके मेरे आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश कर रहा है? और फिर वो गुस्सा होते हुए तांगतियांग टावर की तरफ जाने लगती है और उस पर्सन से कहती है कि चलो हम उस टावर पर वापस जाएंगे और उसे फिर से नीचे ले आएंगे। तो हम उसके फादर को देखते हैं जो जीजुआन को देखकर कह रहे होते हैं, मैं तो आराम से काम लेने वाला पर्सन हूँ, तो फिर मेरी बेटी इतनी ज्यादा गुस्से वाली क्यों है? कभी सीन चेंज होता है और हम एमसी को देखते हैं जिसके पास सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है कि एमसी ने 20वीं फ्लोर को क्लियर कर लिया है, जिसकी वजह से एमसी को एक रिवॉर्ड मिलता है और एमसी को स्प्रिट एरो मिलता है, ग्रीन टेयर का स्किल बॉक्स भी मिलता है, जिससे कि एमसी लेवल 40 रिलेटेड किसी भी स्किल को सीख सकता है। तो एमसी कहता है कि इस टावर के रिवॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं लेकिन ज्यादातर वास्तव में मेरी मदद नहीं कर सकते हैं। तो फिर एमसी कहता है कि केवल ये खजाने का टुकड़ा ही अच्छा लग रहा है और मुझे यकीन है कि जब तक मैं इस पूरे फ्लोर को क्लियर करूंगा तब तक मैं इस खजाने के मैप को पूरा कर लूंगा। तभी टावर से नोटिफिकेशन आता है और एमसी से बताया जाता है कि फ्लोर 21 स्टार्ट किया जा रहा है। तो एमसी भी कहता है हाँ इसे कंटिन्यू रखो और एमसी आगे बढ़ने लगता है। तो हम टावर के बाहर लोगों को देखते हैं जो एमसी की रैंकिंग को देखकर हैरान हो रहे होते हैं और कहते हैं कि उसने जी फैमिली के लिटिल प्रिंसेस की रिकॉर्ड्स को बहुत बार तोड़ा है और उसे बहुत बार हराया है, ये तो बिल्कुल भी इम्पॉसिबल था। और बाकी लोग कह रहे होते हैं इतनी कम समय में वो फ्लोर को क्लियर कर रहा है, एमसी आकर किस तरह का डीमन है। और अगर मुझे सही से याद है तो लेवल 20 का बॉस लेवल 50 के आसपास है ना? तभी सीन चेंज होता है और हमें जीजुआन को दिखाया जाता है जो अपने बेड पर बैठी हुई होती है और फोन में एमसी के बारे में न्यूज को पढ़ रही होती है।